नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब इलेक्शन पूरे हो गए और बिल्कुल पता लग गया कौन कहाँ जीता कौन हारा, एंड इट इज़ टाइम टू टेक स्टॉक। और ख़ास करके भारत में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए उसको एक आम आदमी के हाथ में जो सबसे बड़ा ताकत है वो देने के लिए ये ज़रूरी है कि एक सशक्त विपक्ष हो। जिस तरह की बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, जो वो करना चाह रही है, वो विपक्ष विहीन, पहले वो कहती थी कांग्रेस विहीन, वो विपक्ष विहीन लोकतंत्र की बात उसके मन में कहीं ना कहीं है। देश के 4-6 लोग ऐसे हैं जिनको इन इलेक्शंस के बाद, अभी जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद ज़रूर कुछ सोचना चाहिए और उनको ये देखना है कि उनको एक एमएलए की सीट जीतनी है, एक एमपी की सीट जीतनी है, या लार्जर जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था देश की, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। मैं 4-5 लोगों के नाम लूँगा जो मेरे हिसाब से इस समय जो सबसे अहम किरदार हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक अहम किरदार राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी की बात सबसे बाद में करूँगा क्योंकि वो शायद इसकी ध्रुवी, इसका केंद्र उन्हीं को बनाना पड़ेगा। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, राहुल गांधी को लाख आपके उनसे मतैक्य हूँ, हम जैसे मुझे भी लगता है कि भाई ऐसे क्यों नहीं करते हैं, उनको निकाल बाहर क्यों नहीं करते हैं, वो हो सकता है बात हो। लेकिन मेरी नज़र में इस समय भारत में एक अकेला व्यक्ति जो विपक्षी एकता की धुरी बन सकता है, या विपक्षी एकता इज नॉट द राइट, विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को चुनौती दे सकता है, उसका नाम राहुल गांधी। इसके अलावा कोई दूसरा नाम इस समय देश में नहीं है। चॉइसेस हो सकती हैं, हमारी आपकी चॉइसेस हो सकती हैं कि भाई ये बहुत अच्छे रहेंगे बहुत, लेकिन ग्राउंड पे राहुल गांधी को छोड़ के कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो खास करके बीजेपी और उससे भी खास करके आरएसएस की विचारधारा से लगातार लड़ते रहने वाला और लगातार चुनौती देने वाला एक अगर कोई व्यक्ति तो उसका नाम राहुल गांधी है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। अभी हाल के दिनों में जब चुनाव हुआ और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई, तो उस समय ममता बनर्जी को पुरानी सारी बातें भूल के राहुल गांधी ने फिर उनसे फ़ोन पे बात की और उनको मतलब उनके साथ कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट कदम था क्योंकि आप अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, अगर आपको देश प्यारा है तो आपको बहुत सी चीज़ें भूलनी होंगी। आपको भूलना होगा कि ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ का समर्थन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बिल्कुल जम के किया था और मार्गरेट अलवा जो विपक्ष की उम्मीदवार थी और कांग्रेस की थी, उनका साथ नहीं दिया था। महिला भी थी, उनके साथ पहले ये काम भी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने उनके विरोध में जगदीप धनखड़ का किया था जो इनको इतना वेस्ट बंगाल में तंग करके आए थे। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। लेकिन आज उससे ज़्यादा ये सब चीज़ें गौण हैं। आज ज़्यादा बड़ा ये है कि जो आरएसएस की जो विचारधारा है उससे लड़ने को कौन तैयार है। क्योंकि ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ा गुण है कि ममता बनर्जी, अब बीजेपी वहाँ ये इसको कर ले गई, लेकिन ममता बनर्जी के रहते हुए कम से कम बंगाल में इस चुनाव तक हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया था, लेकिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में सफल हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बंगाल में कोई इस सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का, बाकी चीज़ों के लिए अगर कोई सबसे क्वालिफाइड है, उसका नाम ममता बनर्जी है। दूसरा क्या हुआ है कि ममता बनर्जी को भी थोड़ी कुछ चीज़ें शायद जैसे कहते नहीं कि ठोकर लगने के बाद, हारने के बाद ही समझ में आई है। उनको हारने के बाद ही इंडिया गठबंधन की अहमियत और वो क्यों होना चाहिए, उसका क्या पर्पस, ये अब समझ में आया। और वो खुलेआम उन्होंने कहा है कि भाई हम इंडिया गठबंधन को अब मजबूत कराने का काम करेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने 2024 में तो वर्चुअली वो बाहर ही चली गई थी। मैं ममता बनर्जी को क्यों मैं नहीं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी क्या कुछ चीज़ें विम्सकल होती हैं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कुछ परंपराएं हैं। जो आदमी इलेक्शन हार जाता है वो जाके इस्तीफा दे देता है, दूसरा आदमी आके अपनी सरकार चुनता है। देश में फोरम है, सुप्रीम कोर्ट अच्छा है बुरा है, हमारे मन मुताबिक है नहीं है, वो एक अलग है, लेकिन आपको उस प्रोसेस को तो करना ही होगा। एक क्योंकि ये देखिए, ये होता है ना कि अरे भाई पुलिस के पास क्या जाए, पुलिस बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन घर में कोई परेशानी होगी, चोरी होगी, डकैती होगी, कुछ होगा तो जाके तो पुलिस ही के पास जाना होगा ना।
FIR तो पुलिस में ही लिखानी होगी। तो इसका तो ये तो होगा नहीं कि आप पुलिस को कहिए कि नहीं वो बड़ी भ्रष्टाचार है, हम FIR नहीं लिखाएंगे। तो उसी तरह से ममता बनर्जी को कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में ये सारी लड़ाई लड़नी चाहिए, बिल्कुल लड़नी चाहिए, सड़क पे लड़नी चाहिए। लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये गलत परंपरा आप इसलिए कर रही हैं। आप एक गलत परंपरा डालेंगे ना ममता दीदी, बीजेपी 10 गलत परंपरा डालेगी। वो एक के मुकाबले वो ऐसे ही नहीं, वो 10 और करेगी, और फिर किसी के पास उत्तर नहीं रह जाएगा कि आपने भी तो किया था। इसका क्या मतलब है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। खैर, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, उनकी अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है। इस समय एज वी स्टैंड टुडे, विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती और उसका बहुत कुछ दारोमदार। अब लोग कहेंगे कि आप हर बार ये कहते हैं हर चुनाव के बाद, ऐसा नहीं है। हर चुनाव की अपनी अहमियत होती है। वेस्ट बंगाल में मेरे हिसाब से ये जो SIR और वोट मैनिपुलेशन, ये बिल्कुल ठीक से प्ले हो गया है, टेस्ट हो गया है। ये लोग इस तरह से कर सकते हैं, तो ये अब कहीं भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट काटे गए हैं। अब असली खेल उत्तर प्रदेश में 80 सीटें MP की आती हैं, 403 विधानसभाएं हैं। विधानसभा में पिछली बार 2022 में अखिलेश यादव ने बहुत बेहतरीन, उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, लेकिन मेजॉरिटी नहीं आ पाई थी। अखिलेश यादव क्या आज की तारीख में आपको लगता है कि वो इक्विप्ड हैं, या वो पैदल उतरे हुए हैं, या वो उतना जोर लगा रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बागडोर तो उन्हीं के हाथ में रहेगी, नेतृत्व तो उन्हीं को करना है। मेरे हिसाब से नहीं। मैं क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा, जो वेस्ट बंगाल में हुआ है उससे उनकी नींद खुल जानी चाहिए। उनको बिल्कुल चाक चौबंद हो जाना चाहिए कि भाई अगर वेस्ट बंगाल में हुआ, जो इतनी ऑर्गेनाइज पार्टी थी, सत्ता में थी 15 साल से, अगर उसके साथ ही हो सकता है तो आपके साथ होना ज़्यादा। आप तो सत्ता में नहीं हैं, आप ममता बनर्जी की तरह स्ट्रीट फाइटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी ये एक विचार करना होगा। अब मैं इन सब के बाद एक बात करके फिर राहुल गांधी पे आता हूं, क्योंकि ये 2 लोग मेरे हिसाब से अहम हैं। अब एक अहम आदमी इसमें आ गया है, उसका किरदार ज़्यादा बड़ा हो सकता है। उसका नाम है CJ विजय, जो तमिलनाडु में जिन्होंने अभूतपूर्व जीत दर्ज की। यंग जनरेशन के ने उनको यहाँ तक जिताया, उनके एस्पिरेशंस हैं। पिक्चर के द्वारा अपनी बात कहने में माहिर हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा ये उस तमिलनाडु से आ रहे हैं जहाँ से कमल हसन, रजनीकांत, बड़े बड़े स्टार आए हैं और नहीं चले हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने इस जीत में, वो भी विधानसभा में जीत में, बिल्कुल ठीक से उसको दिखाया है कि हम कहाँ खड़े हैं। दूसरा, कांग्रेस के साथ अगर उनका जैसा अब आ गई हैं, चिट्ठी आ गई हैं, कांग्रेस के साथ जिस तरह का अगर उनका गठबंधन हो जाता है, तो वो इंडिया गठबंधन को ये नहीं लगेगा कि हम तमिलनाडु में अनरिप्रेजेंटेड हो गए हैं। DMK था, DMK की जगह भी आ गए। अब वो एक थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होगा कि इंडिया गठबंधन में DMK और TVK दोनों नहीं रह सकते हैं, एक ही को रहना होगा। और इस समय सरकार उसकी है, इन्विटेशन दिया गया है, उनको ज़रूरत है कांग्रेस की, तो मेरे ख्याल में TVK के साथ जाना ही ठीक है। और मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि वो एक उन्होंने माइलस्टोन है जहाँ से देश की सत्ता ऐसे लीडर के हाथ में आ रही है जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर है। देखिए, मैं ये सब, जो ये लोग यंग हो सकते हैं बीजेपी के कई, लेकिन अपना दम नहीं ना। मोदी जी ने कहा कि बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, चले जाओ, चले गए, घूम जाओ, घूम गए, हट जाओ, हट गए। यहाँ पे वो अपने दमखम पे आया है, तो इसलिए मैं उसको तो 3 लोग ये हुए। अब मेरे हिसाब से एक व्यक्ति है, और उसको अगर, और मैं अखिलेश यादव ने किस रेफरेंस में ये बात कर रहा हूँ, आज खबर आई है कि अखिलेश यादव ने जो IPAC के साथ उनका एक करार होने वाला था यूपी इलेक्शंस के लिए, वो करार अब नहीं हो रहा है। वो IPAC उनके लिए काम नहीं करेगा। IPAC का थोड़ा सा मैं बता दूं, IPAC भाई प्रशांत किशोर का ब्रेन चाइल्ड था, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और ये उससे पहले सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, CAG के नाम से इन्होंने बनाई थी 2013 में, जब ये गुजरात में थे, और फिर IPAC हुआ। PK ने अपने को IPAC से निकाल लिया 2021 के विधानसभा वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद। अब वो
फुल टाइम नेतागिरी करते हैं। लेकिन ये भी मुझे याद रखना चाहिए, देखिए मैं पीके का क्रिटिक हूँ, ये मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। मुझे हरदम ये लगता था कि भाई पीके जिस तरह की बात करते थे, पीके जितना वो करते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगता था कि नहीं, वो रियलिटी से दूर है। लेकिन इसको कहीं से नहीं नकारा जा सकता है कि पीके कम से कम बिहार में 2 ढाई 3 साल उन्होंने बिहार के गाँव की धूल छानी, धूल खाई, तो वो उनसे कोई उनका नहीं ले सकता है। दूसरा, अब सारे वीडियोज आ रहे हैं, इट वॉज पीके ओनली इनिशियली, बाद में राहुल गांधी भी कह रहे थे, लेकिन इनिशियली पीके का ये कहना था कि विजय को अब कोई रोक नहीं सकता है, विजय विल कम इनटू दिस बार। ये उन्होंने कई मंच से कई जगहों पे कई बार कहा था, लेकिन उस समय उनको नहीं सुना गया था। तो मैं ये मानता हूं कि जो पीके का बेसिक इंस्टिंक्ट है और जो बेसिक ट्रेंड है उनका दिमाग, वो इस काम के लिए उनसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है। एक समय प्रणव राय, विनोद दुआ माने जाते थे सफोलॉजी, लेकिन जो मैनेजमेंट है, ये सफोलॉजी नहीं है, ये मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन है। ये बहुत ही डायनेमिक है। आपने उधर से बोला नीचता, इसको कर दो नीच, तुरंत नीच करो। आपने बोला चाय वाला, ये चाय बेचते थे, बोला चाय पे चर्चा। ये बहुत डायनेमिक है, तो वो उनको आता है और लगातार उन्होंने अपने को प्रूव भी किया है। आईपैक से अखिलेश यादव का जाना का मुख्य कारण ये था कि आईपैक तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल दोनों जगह डीएमके और टीएमसी का वो देख रही थी पूरा चुनाव, और वहाँ पे वो डिलीवर नहीं किए हैं। हालांकि उसका एक ये भी कारण है कि उनके एक वन ऑफ द फाउंडर को उन्होंने जेल में डाल दिया था और सारे कागजात जब्त कर लिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको काम नहीं करने दिया था। लेकिन पीके जब तक आईपैक में रहे तब तक 2014 का मोदी जी को जिताना, 2015 में नीतीश को जिताना, 2017 में कैप्टन अमरिंदर को पंजाब में जिताना, आंध्र प्रदेश में फिर जगन रेड्डी 2019। और ये दाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि सारे उन्होंने इलेक्शंस को मैं डिलीवर करके दिया है। 2019 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, 2020 दिल्ली, 2021 तमिलनाडु डीके शिव कुमार, वेस्ट बंगाल 2021 ममता दीदी, और फिर वो फेज आया जहाँ से ये कहा जा सकता है कि अब इन्होंने इसको छोड़ दिया। 2024 जगन रेड्डी ये आईपैक छोड़ चुके थे, इन्होंने कहा था आईपैक अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, मेरे जो साथी लोग हैं उन्हीं लोग चलाएंगे। वो जादू नहीं चला। अरविंद केजरीवाल 2025 दिल्ली, जादू नहीं चला। डीएमके 2026 जादू नहीं चला। टीएमसी 2026 जादू नहीं चला। तो वो जो पीके की जो स्ट्रेंथ थी वो नहीं, पीके के जब तक पीके ने छोड़ा नहीं था, उनके सिर पे एक ही वो आता था। यूपी में वो गए थे और फिर वो विड्रॉ कर लिए थे, और ये उनकी मतलब वो जहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाए थे वो यूपी को बिल्कुल माना जा सकता है। लेकिन बाकी जगह जब तक पीके रहे तब तक आईपैक ने ठीक से डिलीवर किया था। ये बात मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ, अब इलेक्शन मैनेजमेंट हो गया है, अब इलेक्शन कैंपेनिंग हो गया है, अब इलेक्शन में इन सब की अहमियत ज़्यादा हो गई है। और अगर एक तरफ अकूत पैसा है बीजेपी का, तो दूसरी तरफ आप उसको अच्छे प्रशासन से, अच्छे मैनेजमेंट से ही उसको चैलेंज कर सकते हैं, नहीं तो वो चैलेंज नहीं होगा। पीके को एक जो उनका सेंस है कि कैसे कहाँ कौन सी पार्टी कैसे क्या बिहेव करेगी, हमें उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो अभी तक वो कामयाब रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पीके ने एक जन स्वराज पार्टी बनाई, बिल्कुल पार्टी बना के चलिए, लेकिन पीके बाय नेचर उस तरह की पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। ये पीके मानेंगे नहीं इसको। पीके अभी बिहार का इलेक्शन था, उन्होंने बहुत तैयारी की थी, 3 साल तक एक गांव गए थे, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़े। जब लास्ट तक था कि यहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़े। किसी भी नेता का जो पावर पॉलिटिक्स कर रहा है उसका पहला वो भैया इलेक्शन होता है, इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है। पीके इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो इलेक्शन से बाहर, उन्होंने अपने को बाहर कर लिया। वहीं पे दिक्कत होती है। विजय आए हैं, अगर 2 जगह से इलेक्शन लड़े, शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से इलेक्शन लड़े, मतलब जब तक आप पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और इलेक्शन का कीड़ा अगर आपको नहीं लगा है तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस।
और मुझे लगता है कि जो राइट प्लेस फॉर पीके है, उनका पुराना काम है जो आईपैक में है, जो मैनेजमेंट की बात होती है, जो सुशासन की बात होती है, और ही हैज़ डिलीवर्ड टिल नाउ। अगर पीके जैसा वो कहते हैं कि लार्जर नेशन की बात करते हैं, लार्जर वैल्यूज़ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राइट की टू वोट की बात करते हैं, अगर संविधान की बात करते हैं, तो ये पूरा धीरे धीरे अपने आप वो चॉइस लिमिटेड होती जा रही हैं। तब आपके लिए केवल और केवल एक ही ठिकाना है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। और आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? इंडिया गठबंधन इज़ दी ओनली प्लेस वेयर यू कैन गो। और अब उनको अपनी पार्टी चलाते रहिए बिहार में इलेक्शन 4 साल बाद है, लेकिन आपको जैसे ममता दीदी कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए, क्योंकि आपके पास वो कौशल है पीके साहब, जहाँ पे आप यू नो दैट, आप यू कैन रीड दैट। तो इससे तो कोई आपसे नहीं इनकार है। अब कुछ लोग मेरी और बाकी बहुत सी चीज़ों पे उनकी राय मेरी राय अलग अलग है, लेकिन उनका जो काम का हुनर है, जो आईपैक में और जो मैनेजमेंट का इलेक्शन में, उसकी ज़रूरत है देश को। अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए कैंसिल किया क्योंकि डीएमके में वो बहुत बुरी तरह फेल्योर रहे, वेस्ट बंगाल में रहे, और उनके जब मुख्य कर्ता धर्ता को ही उठा ले गए और उसका कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद छोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी वो उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन पीके के आते ही ये सारी बातें चेंज हो जाएंगी, और एक बार पीके अगर ये 2029 इलेक्शन तक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मुझे फॉर्मेलिटीज़ नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो विपक्ष के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, उनका कुछ इलेक्शन मैनेज करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये एक दूरगामी परिणाम होंगे। और शायद जो विपक्ष को जो उसका रोल है, रोल करने के लिए जिस तरह से उसको उसकी ताकत होनी चाहिए, वो ताकत शायद मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।